दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें आज की वीडियो में आप रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन, अकार्बनिक रसायन, धातुएं, खनिज एवं अयस्क तथा प्रमुख मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। आइए सबसे पहले रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज क्या है। देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ये है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी इसमें उत्क्रमण संभव है। और इसका उदाहरण ये है कि बर्फ़ को गर्म किया जाना और जल को गर्म किया जाना। दोस्तों भौतिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अस्थायी परिवर्तन में पदार्थ जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है और ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं। दोस्तों जो केमिकल चेंज होते हैं इनमें अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखिए, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना और भोजन का पकना। देखिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कागज़ को फाड़ दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन इसके केवल रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ को जला दिया जाए तो इरिवर्सिबल होता है, फिर से हम पुनः कागज़ को उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आइए विलयन के बारे में देखते हैं। विलयन या सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, और इसके बारे में हम महत्वपूर्ण ढंग से देखेंगे कि क्या है। देखिए विलयन क्या है, तो दोस्तों विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसे विलयन कहते हैं। और विलायक क्या है, देखिए विलायक या सॉल्वेंट वो होता है विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय क्या है दोस्तों, विलयन में विलेय पदार्थ को विलेय कहते हैं, यानी अगर जो हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी उसमें घुल जाती है, उसको सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। देखिए दोस्तों विलेयता क्या होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। विलेयता जब किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त यानी सैचुरेट करने के लिए आवश्यक हो, उसे दोस्तों विलेयता कहते हैं। और विलेयता विलयन के ताप, विलेय और विलायक की प्रकृति और विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। इस विलेयता के आधार पर दोस्तों विलयन के कुछ प्रकार देखे गए हैं। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड विलयन क्या होता है, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलेय घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। असंतृप्त अवस्था दोस्तों विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोला जा सके, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन ये है ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है, इसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो विलयन में विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जब विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, उसको सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं, देखिए विलयन विलायक और विलेय से संबंधित इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है परासरण, जिसको कि ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दोस्तों परासरण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि परासरण क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम परासरण को समझेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली
ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं, उनको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसकी परिभाषा ये है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है, उसको दोस्तों परासरण कहते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में? दोस्तों, जल अपघटन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पाश्चुराइजेशन किससे संबंधित है? तो दूध के निर्जर्मीकरण से, यानी दूध से जो जर्म्स हैं उनको हटाने या समाप्त करने से संबंधित है पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि किसी द्रव में अशुद्धियां हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण है। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, सबसे पहले हम आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे पहले वैज्ञानिक विकास दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त नियम जो था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो मेंडलीव का आवर्त नियम ये कहता था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जो वो सारणी मेंडलीव ने बनाई थी वो तत्वों के परमाणु भारों के आधार पर। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है उसमें क्या है दोस्तों, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम जो है आवर्त सारणी इस पर आधारित है और आवर्तिता नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन किया जाता है। तो आवर्त सारणी का सबसे पहले वैज्ञानिक विकास मेंडलीव ने किया था, जिनका जो उनका आवर्त नियम ये था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जिसका विकास हेनरी मोजले द्वारा किया गया है, इसमें यह माना जाता है कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये उभयधर्मी यानी क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन पाया जाता है जो 46.80% है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 118 है। और हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो दोस्तों, हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है। आइए देखते हैं धातु, खनिज, अयस्क, उनके गुणधर्म और उपयोग के बारे में। तो तत्व या एलिमेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दोस्तों, तत्व या एलिमेंट के प्रमुख स्रोत भूपर्पटी या अर्थक्रस्ट होता है। तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु ये सभी होते हैं। तो धातुएं, अधातुएं और उपधातु क्या हैं? दोस्तों, उपधातु सेमी मेटल होते हैं, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तत्व क्या हैं? दोस्तों, तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। उन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता है। अब आइए तत्वों में प्रमुख रूप से धातुओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये एल्यूमिनियम होती है। और प्रकृति में इनकी प्राप्ति दो तरीके से, एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरी संयुक्त अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था में देखा जाए तो ये तत्व के रूप में इनकी प्राप्ति होती है, कम सक्रिय धातु है और कम सक्रिय धातुओं में गोल्ड, प्लेटिनम ये सभी धातुएं होती हैं और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं।
लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। इनमें अधिक सक्रिय धातुएं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम आदि हैं, जो कई धातुओं के साथ यौगिकों के रूप में मिलती हैं। दोस्तों, धातुओं की क्रियाशीलता को हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, धातुएं जो है आपेक्षिक क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए हम कुछ जो है धातुओं को देखते हैं। इसमें आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ये जो तत्व है ये पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, लेड, कापर, पारा, इसके अलावा दोस्तों चांदी और स्वर्ण है। तो ये क्रम जो था ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील इसमें पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील स्वर्ण है। तो ये जो लिस्ट हमको दी गई है इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जस्ता ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों धातुओं के बारे में। धातुओं में खनिज और अयस्क आते हैं। खनिज क्या हैं? धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनिज कहते हैं। अयस्क क्या हैं? तो दोस्तों ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उनको अयस्क कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क के बारे में, और ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं दोस्तों। देखिए, सोडियम, सबसे पहले हम सोडियम खनिज अयस्क के बारे में जानते हैं। तो सोडियम जो है ये इसके अयस्क जो हैं बोरेक्स है, जिसका फार्मूला है Na2B4O7 × 10H2O। ट्रोना दोस्तों Na3HCO3 का ट्वाइस और 2H2O ये सोडियम का खनिज अयस्क है। इसके अलावा ग्लाबराइट, रॉक साल्ट, क्रायोलाइट और चिली सोरा ये सोडियम के खनिज अयस्क हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं पोटेशियम के खनिज अयस्कों के बारे में। देखिए, पोटेशियम का जो प्रतीक है वो के होता है। शोनाइट, सिल्वाइन और कार्नेलाइट ये सोडियम के प्रमुख अयस्क हैं। देखिए, शोनाइट, सिल्वाइन और कार्नेलाइट। इसके अलावा मैग्नीशियम खनिज के प्रमुख अयस्कों में देखिए दोस्तों एप्सोमाइट, मैग्नेसाइट, कीजेराइट और डोलोमाइट हैं। देखिए, एप्सोमाइट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट होता है, कीजेराइट मैग्नीशियम सल्फेट और इसमें जल की मात्रा देखिए होती है, और डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये अयस्क होता है। अब आइए देखते हैं कैल्शियम खनिज के अयस्कों के बारे में। देखिए, कैल्शियम खनिज जो है जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। इसके अलावा लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फाल्सपोर कैल्शियम फ्लोराइड, देखिए फ्लोरोस्पार और कैल्साइट CaCO2 इनसे प्राप्त होता है। तो कैल्शियम खनिज जिप्सम, लाइमस्टोन, फ्लोरोस्पार और कैल्साइट में मिलता है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे प्रमुख अयस्क एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है दोस्तों। इसके अलावा डायस्पोर, कोरंडम और क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। आइए देखते हैं कापर खनिज के प्रमुख अयस्कों के बारे में। तो कापर के एजुराइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट और क्यूप्राइट। क्यूप्राइट मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है दोस्तों ये क्यूप्राइट होता है और इससे कापर की प्राप्ति होती है। लेड खनिज और अयस्क के बारे में जानते हैं दोस्तों। लेड जो है गैलेना, मेटलोकाइट और सीरूसाइट से प्राप्त होता है। और सिल्वर खनिज और इसके प्रमुख अयस्कों में देखिए, सिल्वर के प्रमुख अयस्क हैं नेटिव सिल्वर, केरार्जीराइट और अर्जेंटाइट, ये सिल्वर के प्रमुख अयस्क हैं। इसके अलावा जिंक धातु के प्रमुख अयस्कों में जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन और फ्रैंकलिनाइट हैं। देखिए, कैलामीन जिंक कार्बोनेट होता है, जिंकाइट जिंक ऑक्साइड है और जिंक ब्लेंड जो है जिंक सल्फाइड होता है। तो ये देखिए, ये जिंक के प्राप्ति के प्रमुख अयस्क हैं। मैग्नीज दोस्तों, मैग्नीज के प्रमुख जो अयस्क हैं उसमें देखिए मैग्नाइट, पाइरोलुसाइट और हाउसेमेनाइट है।
तो ये मैग्नीज के प्रमुख अयस्क थे। आयरन दोस्तों, आयरन खनिज के प्रमुख अयस्कों में देखिए मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट, ये आयरन यानी लोहा प्राप्ति के प्रमुख अयस्क हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं। टिन का अयस्क क्या है? तो ये है कैसीटेराइट। दोस्तों SaNO2 जो है ये टिन का अयस्क है। मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेबार दोस्तों HgS, ये मरकरी का अयस्क है। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? दोस्तों मोती जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट जो है, जलीय कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O दोस्तों, ये कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और एक प्रश्न है, बैलाडीला प्रमुख खनन केंद्र है? तो ये हेमेटाइट लौह अयस्क। हेमेटाइट लौह अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क होता है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बैलाडीला प्रमुख खनन केंद्र है हेमेटाइट लौह अयस्क का। अब आइए देखते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। दोस्तों जब किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण किया जाता है तो उससे प्राप्त धातु को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल, स्टील, गन मेटल, रांगा और कांसा, ये सभी मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमलगम बनाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा अमलगम बनाने वाली धातु है। टांका या सोल्डर के अवयव क्या हैं? तो शीशा और टिन दोस्तों, सोल्डर जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग किया जाता है, टांका या सोल्डर उसके अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त विलयन क्या है? ये सिल्वर ब्रोमाइड है। और अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु जस्ता होता है। लोहे के ऊपर जस्ते की परत लगाकर इसको Gi कह दिया जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिससे ये जंगरोधी बन जाती है। अब आइए प्रमुख मिश्र धातुओं के बारे में जानते हैं। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है और इसका उपयोग बर्तन और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। स्टील लोहा, कार्बन और निकिल का मिश्र धातु है जो भवन निर्माण, बर्तन, थाली, कप, प्लेट के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। और स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, इनका जो है मिश्रण है। और ये दोस्तों बर्तन और खेल के सामान बनाने में स्टेनलेस स्टील यानी जंगरोधी स्टील का प्रयोग किया जाता है। टांका या सोल्डर, तो ये शीशा और टिन का मिश्र धातु है। दो जोड़ों के मध्य टांका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कांसा दोस्तों तांबा और टिन का मिश्र धातु है। ये मूर्ति, जहाज और सिक्कों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। जर्मन सिल्वर, दोस्तों एक प्रश्न आता है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें तांबा, निकिल और जिंक होता है। इसका मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर और बर्तन और आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल, तो इसमें तांबा और टिन होता है जिससे घंटी और घंटों का निर्माण किया जाता है। गन मेटल, इसमें टिन, जिंक और तांबा इसका मिश्रण है। और बेयरिंग, स्ट्रीम पाइप फिटिंग और हाइड्रोलिक वाल्व बनाने में गन मेटल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एलनिको, दोस्तों एलनिको एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहे का मिश्र धातु है। शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों का निर्माण एलनिको के द्वारा किया जाता है। नाइक्रोम, तो ये निकिल और क्रोमियम और अल्प मात्रा में लोहा और मैग्नीज की मिश्र धातु है। तापीय अवयव या हीटिंग एलिमेंट का निर्माण नाइक्रोम से किया जाता है। और जो हमारी जो दोस्तों हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का तार प्रयुक्त किया जाता है। ब्रिटानिया मेटल, तो ये टिन और एंटीमनी तथा तांबा का मिश्र धातु है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण ब्रिटानिया मेटल के द्वारा किया जाता है।
तो ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमने रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या हैं, अकार्बनिक रसायन में हमने धातु, खनिज और मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्नों को कवर किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के रसायन विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।